रात होती है, पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाती है। हे प्रभु, बारिश शुरू हुई नहीं कि छत टपकने लगे। अब ये नई परेशानी। अभी अभी तो छत की मरम्मत करवाई थी। भैया, उसे अभी अभी नहीं कहते, 6 साल पहले मरम्मत हुई थी। एक तो हमारा घर पहाड़ों में है, वैसे ही कितनी परेशानी होती है। हर छोटे से छोटे चीज़ लेने के लिए बार बार नीचे जाना पड़ता है। ओ माँ, मेरे पैर, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान, इस दर्द से थोड़ी राहत दे दे। पिताजी, आपको मैंने कितनी बार कहा है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे या कजरी से कह देना। क्या जरूरत थी बीमारी में नीचे उतरने की। इतना बोलकर बिरजू भरी बारिश में कड़कती बिजलियों का सामना करते हुए दवाइयाँ लेने निकल पड़ता है। अरे भाई बिरजू, मुझसे अब खेती नहीं की जा रही है। दिन भर मेहनत करने के बाद हमें वो जमींदार चिल्लड़ देता है। मैं तो अब काम छोड़ रहा हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है भाई, थोड़ा सब्र रखो। आज नहीं तो कल पैसे बढ़ेंगे ही। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि वो लालची क्रूर जमींदार पैसे बढ़ाएगा? अरे उसका बस चले तो वो मुफ्त में काम कराए। कंजूस है एक नंबर का। आज तनख्वाह का दिन है, शाम को देखो क्या होता है। आशा करता हूँ इस बार कुछ ढंग के पैसे मिले। बहन की उम्र हो चली है, उसकी शादी कराने की सोच रहा हूँ। शादी में तो कितने खर्चे होंगे ना। तुम्हारी माली हालत तो ठीक नहीं है। पिता की दवाइयों का खर्च, घर का किराया, सर पे इतना सारा कर्ज। इतना सब होने के बाद भी तुम कजरी की शादी की सोच रहे हो? मैं बड़ा भाई हूँ, कजरी मेरी जिम्मेदारी है। मानता हूँ अभी थोड़ी परेशानी ज्यादा है, पर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठकर जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। इतना बोलकर बिरजू खेती करने लगता है और उसका साथी भी काम। मैं उसकी मदद करता है। शाम होती है, सारा काम खत्म करके वे लोग जमींदार के घर जाते हैं। क्या हुआ, दोनों घर जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हो? जमींदार जी, आज पगार मिलने की तारीख है ना, बस वही लेने आए हैं। पागल हो गए हो क्या? खेती हुई नहीं कि पैसे मांगने आ गए। इस बार फसल कहाँ उगी है? हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। पता नहीं किस जलनखोर ने फसल पे कीटनाशक की दवाई छिड़ककर सारी फसल खराब कर दी। बहाने मत बना, जरूर तुम दोनों की ही लापरवाही होगी, वरना इतनी फुर्सत किसे कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। पैसे नहीं देने हैं तो सीधा कहिए ना, क्यों बात को गोल गोल घुमा रहे हैं? मुझे तो पता ही था, पैसे देने के समय आपको हजारों बहाने याद आएंगे। बात करने की तमीज नहीं है क्या? भूल गए खेत के मालिक से बात कर रहे हो। एक क्षण नहीं लगेगा काम से निकालने में। हाँ तो निकाल दीजिए ना। आप जैसे कंजूस व्यक्ति के लिए काम कौन करना चाहता है? मुझे तो लगता है कि फसल जरूर आपने ही बर्बाद करवाई होगी ताकि रकम न देनी पड़े। बस, बहुत हुआ। अब इससे ज्यादा अपमान मैं सह नहीं सकता। दोनों के दोनों निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा खेत के आसपास भी मत दिखना। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। रामू तो बड़बोला है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हमें काम से मत निकालिए। मैं घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ। काम नहीं रहेगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये सब तुम दोनों को मुझसे जुबान लड़ाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारी परेशानी तुम समझो, मेरी जान छोड़ो। बिरजू मुंह लटकाए रामू के साथ जमींदार के घर से बाहर निकलता है। ये क्या किया रामू तूने? रोजगार का ये एक ही सहारा था, तुम्हारे कारण अब वो भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? तुझे तो पता है ना मेरी दिक्कतें। मैं पिताजी को कैसे सच बताऊंगा? ये तो बस शुरुआत है। मैं तेरी हालत बद से बदतर कर दूंगा। भीख मांगने तक की नौबत आ जाएगी। ऐसे दिन दिखाऊंगा तुझे। तूने मेरी किस्मत चुराई, अब रोने की बारी तेरी है। क्या सोच रहे हो रामू? कोई उपाय बताओ, पैसे कहाँ से आएंगे अब? तुम फिक्र क्यों करते हो बिरजू? मैं हूं ना तुम्हारा मित्र। अपने मित्र पे भरोसा रखो, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। यकीन मानो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ।
एक तुम पर ही तो भरोसा है मित्र। इस पूरे गांव में तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी बातों पर तो मैं आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, फसल तो इस बार अच्छी खासी आई थी, फिर उसमें दवाइयाँ किसने छिड़की? होगा कोई हमारा दुश्मन, या हो सकता है ये इस जमींदार का ही किया धरा हो। देखा नहीं कैसा एक झटके में हमें खेत से निकाल दिया। तुम्हारी बातों में वजन तो है। मुझे इस जमींदार से नफरत होने लगी है। ऐसा क्रूर बेरहम व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यही तो मैं चाहता हूँ, अब होगा असली खेल शुरू। चलो रामू, मैं चलता हूँ। इसके बाद रामू अपने पहाड़ों वाले घर चला जाता। रात होती है, पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाती है। हे प्रभु, बारिश शुरू हुई नहीं कि छत टपकने लगे। अब ये नई परेशानी। अभी अभी तो छत की मरम्मत करवाई थी। भैया, उसे अभी अभी नहीं कहते। 6 साल पहले मरम्मत हुई थी। एक तो हमारा घर पहाड़ों में है, वैसे ही कितनी परेशानी होती है। हर छोटे से छोटे चीज़ लेने के लिए बार बार नीचे जाना पड़ता है। गांव में घर बहुत महंगे मिल रहे हैं कजरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ पैसे जोड़ने की, पर किस्मत साथ ही नहीं दे रही। हमारा तो फिर भी ठीक है, पर पिताजी इस उम्र में बार बार कितना पहाड़ों से चढ़ उतर करेंगे। अब आज सुबह की ही बात ले लो, उनके जोड़ों में दर्द था। वे वेद के पास जाने के लिए पहाड़ से उतर रहे थे कि इतने में उनका पैर फिसल गया। क्या? और ये तो मुझे अभी बता रही है। कहाँ है पिताजी? वो ठीक तो है ना? वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, चलकर खुद ही देख लीजिए। फिर दोनों पिता के कमरे में जाते हैं। ओ माँ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। भगवान, इस दर्द से थोड़ी राहत दे दे। पिताजी, आपको मैंने कितनी बार कहा है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे या कजरी से कह देना। क्या जरूरत थी बीमारी में नीचे उतरने की? बेटा, तू काम पे गया हुआ था और कजरी भी बाजार गई थी। मैंने सोचा मैं ही वेद से दवाई ले आऊं। कुछ वक्त इंतजार कर लेते ना, शाम को तो मैं वापस आता ही। तू दिन भर काम करके थका हारा घर आता है। पहले से ही तू इतना कुछ झेल रहा है, इस पर मैं तुझे और परेशान कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा फर्ज है ना पिताजी। आप मुझ पर कभी हक क्यों नहीं जताते हैं? कभी कभी तो लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ, बस आप मुझे एक अमानत की तरह संभाल रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसे सच पता चल गया तो ये मुझसे नफरत कर बैठेगा। इतना क्या सोच रहे हैं? कुछ बात है क्या? आप ज्यादा सोचिए मत, आराम कीजिए। मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। इतना बोलकर बिरजू भरी बारिश में कड़कती बिजलियों का सामना करते हुए दवाइयाँ लेने निकल पड़ता है। रास्ता अंधेरे से भरा था, पहाड़ों में हर तरफ फिसलन ही फिसलन थी। बिरजू तूफानों का सामना करते करते आगे बढ़ता है, तभी उसे रामू दिखता है। अरे रामू, इतनी रात गए तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रहा था। मैंने तुम्हें अक्सर रात में यहाँ देखा है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी की तलाश में आ जाते हो। आखिर क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है ना, तो मन बहलाने के लिए आ जाता हूँ। मुझे किसकी तलाश होगी? तुम तो जानते ही हो मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मुझ जैसे अनाथ को किसी से क्या मतलब। बहुत तेज बारिश हो रही है, अब घर जाओ। इतनी आंधी तूफान में पहाड़ों में ठहरना खतरे से खाली नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम कैसे रह लेते हो यहाँ? मेरा क्या है, मुझे तो आदत है। गरीबी लाचारी की ऐसी मार पड़ी है, चाह कर भी गांव में घर नहीं खरीद पा रहा। चलो, मैं भी गांव की ओर जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। दोनों साथ पहाड़ के नीचे उतरते हैं। रामू अपने घर जाता है और बिरजू वैद्य के पास चला जाता है। वेद जी, जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ दे दीजिए। पिताजी की हालत बहुत खराब है, दर्द से दिन रात परेशान रहते हैं। पहले पुरानी उधारी तो चुकता कर। पिछले महीने कितनी सारी दवाइयाँ लेकर गया था, अब तक उसके पैसे लौटाए नहीं है और फिर से दवाइयाँ लेने आ गया। इस बार दे दीजिए,
मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। इस महीने मुझे पगार नहीं मिला है, वरना मैं खुद ही दे देता। कहाँ से देगा? मैंने सुना है कि जमींदार ने तुझसे खेत छीन लिया है। अब जब खेत नहीं है तो पैसे कहाँ से देगा? बेवकूफ बनाना बंद कर, मेरा समय बर्बाद मत कर, जा यहाँ से। ऐसे कठोर मत बनिए वैद्य जी, मैं अभी बहुत मजबूर हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैं वादा करता हूँ जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने यहाँ मुफ्त में दवाइयाँ देने की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। बहुत देखे हैं तुझ जैसे, पहले गरीबी और लाचारी का रोना रोते हैं, फिर काम निकल जाने पर देखते भी नहीं है। बिरजू रोता बिलखता वैद्य के घर से निकल जाता है। घर वापस जाते वक्त उसे एक घना जंगल दिखता है और वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, इतने भी बुरे दिन मत दिखा। मैं कितना नालायक बेटा हूँ, अपने पिता का ख्याल भी नहीं रख पा रहा, अपनी जवान बहन की शादी तक नहीं कर सकता। हर दिन कोई नई मुसीबत, कोई नई चुनौती। मैं थक चुका हूँ, अपनी जिंदगी से मैं थक चुका हूँ। बिरजू रोते रोते वहीं सो जाता है। रात गुजरती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। कजरी घबराती हुई बिरजू के पास आती है। भैया भैया जल्दी उठिए, आप रात भर से यहाँ हैं और वहाँ पिताजी की बुखार से हालत बिगड़ती जा रही है। ये क्या कह रही हो? कल रात तक तो बुखार नहीं था, अचानक क्या हो गया उन्हें? रात भर छत से पानी टपकने के कारण पूरा घर गीला होता रहा। ठंड बढ़ती जा रही थी, बिस्तर तक गीला हो गया था। ठंडक के कारण पिताजी को बुखार आ गया। हे प्रभु, तू किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? कजरी, चल पिताजी के पास चलते हैं। दोनों फौरन पिता के पास जाते हैं। पिता चारपाई पे पड़े हुए थे। बिरजू, बिरजू, मैं आ गया हूँ पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रात भर पिताजी आपका नाम बड़बड़ा रहे थे। पिताजी को बहुत तेज बुखार है, जल्दी दवाई का इंतजाम नहीं हुआ तो अनर्थ हो सकता है। कजरी, तू पिताजी का ख्याल रख, मैं अभी आता हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर बिरजू दौड़ते हुए जमींदार के घर जाता है। मालिक, मालिक मुझे काम पे रख लीजिए, मैं दुगनी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर आ गया, कोई काम नहीं है मेरे पास, बार बार मुंह उठाकर क्यों आ जाता है? मेरे पिता जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़ रहे हैं, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अच्छा, ऐसी बात है, चल ठीक है, काम दे दूंगा, पर तुझे इस बार ज्यादा मेहनत करनी होगी, घर जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। मुझे मंजूर है, बस पैसे मेरे घर तक किसी से भिजवा दीजिए ताकि मेरे पिताजी के लिए दवा आ सके। और हाँ, इस बार पगार पहले से कम दूंगा, खेती हो नहीं रही है, घाटे में चल रहा हूँ मैं, बाद में मुझे कहना मत कि मैंने तुझे बताया नहीं था। गरीब की मजबूरी का सब फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। इसके बाद बिरजू उसी वक्त से खेती करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कजरी बिरजू के लौटने का इंतजार करती रहती है। पता नहीं भैया कब तक आएंगे। बेटी, बिरजू वापस आया कि नहीं? आते ही होंगे, आपके लिए दवाइयाँ लाने गए हैं, रास्ते में ही होंगे। उसके ऊपर पहले से ही इतना सारा बोझ है, मैंने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज वो ऐसी बदनसीबी वाली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कारण जी रहा है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी रामू दवाइयाँ लेकर वहाँ आता है। कजरी, ये लो, अपने पिताजी को जल्दी से खिला दो। अरे रामू भैया, आप आए हैं? बिरजू भैया कहाँ है? दवाइयाँ तो वो लाने वाले थे ना? उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं ही ले आया। मेरा बिरजू ठीक तो है ना? किसी परेशानी में तो नहीं? हर समय बस बिरजू बिरजू बिरजू। आपको कभी मेरी फिक्र भी हुई है? मैं यहाँ आपकी चिंता में क्या कुछ नहीं कर रहा, और आप है अब तक अपने अतीत से भाग रहे हैं। क्या सोच रहे हो बेटा? तुम तो बिरजू के मित्र हो ना?
उससे मिलो तो कहना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी घर आ जाए। जी मैं कह दूंगा, आप अपना ध्यान रखिए और कुछ भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। कजरी, मुझे अपना भाई ही समझ, मुझसे मदद लेने में कभी भी संकोच मत करना। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बिरजू भैया की कमी पूरी कर दी। रामू दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, बिरजू काफी दिनों तक घर नहीं आता है। उसकी फिक्र में पिताजी घर से बाहर निकलते हैं। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ऐसी हालत में पहाड़ से उतरना खतरनाक हो सकता है। आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तू ही बता बेटी, घर पे बैठा इंतजार करता रहूं, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। इतने दिनों से वो घर नहीं आया, मुझे तो उसकी फिक्र खाए जा रही है। भैया का पता तो मैं भी लगा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उस दिन से वो बाहर क्या निकले, हम उनको देखने के लिए भी तरस गए हैं। अब बस, मुझसे रुका नहीं जाएगा, मैं अपने बिरजू को ढूंढ कर रहूंगा। पिताजी, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। रामू भैया ने कहा था वो काम में व्यस्त है, जरूर गांव में ही कहीं होंगे। ये बोलते ही कजरी बिरजू को ढूंढने निकल पड़ती है। पूरे दिन घूमते घूमते शाम होती है। बिरजू खेत में थका हारा काम कर रहा होता है। उसी वक्त कजरी की नजर उस पर पड़ती। भैया, आप यहाँ हो? आपको हमारी जरा भी याद नहीं आई क्या? इतने दिनों तक बिना घर आए रह रहे हैं। पता है पिताजी आपको याद कर करके कितनी तकलीफ में है। कजरी, कैसी है मेरी प्यारी बहना? पिताजी कैसे है? तुझे क्या लगता है तुम लोगों से दूर रहकर मैं खुशी से जी रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, हर रोज तुम लोगों से मिलने को तड़पता हूँ मैं। अगर ऐसा है तो घर क्यों नहीं आते हैं? इतना भी क्या काम और पैसों का नशा कि अपनों से ही दूर हो गए? मुझे गलत मत समझ मेरी बहन, मैं शौक से काम नहीं कर रहा हूँ। दरअसल जमींदार जी ने शर्त रखी थी कि मैं बिना रुके उनके लिए खेती करता रहूंगा, छुट्टी नहीं लूंगा तो वो घर पे पैसे पहुंचाते रहेंगे। पर जमींदार जी तो पैसे देने या दवाइयाँ देने नहीं आए थे, रामू भैया आए थे। रामू को तो ये पता ही नहीं है कि मैं जमींदार जी के पास दोबारा काम कर रहा हूँ। और तो और जमींदार जी और रामू के बीच लड़ाई भी तो हो गई थी। मुझे नहीं लगता जमींदार जी ने उसे पैसे दिए होंगे। रामू भैया ने कहा था कि आपने दवाइयाँ भिजवाई है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, बड़ी अजीब बात है। काफी समय से हम लोग मिले भी नहीं हैं। आजकल उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। भैया, आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ घर चलिए। कोई जरूरत नहीं ऐसे निर्दय जमींदार के पास काम करने की। तू जा, मैं नहीं जा सकता। अभी मुझे पैसे जोड़ने हैं ताकि मैं गांव में घर ले सकूं, धूमधाम से तेरी शादी कर सकूं। पहाड़ में घर होने के कारण पिताजी को कितनी दिक्कतें होती है। अब तो मैंने सब सही करने की ठान ही ली है। लेकिन भैया, मैं अकेली गई तो पिताजी 100 सवाल पूछेंगे। उन्हें क्या जवाब दूंगी कि आपने हमारे कारण खुद को मुसीबत में झोंक दिया? जिद छोड़िए। ऐसे बोलकर मुझे कमजोर मत कर बहन। मैं हिम्मत हार बैठा तो सब कुछ हार जाऊंगा। तेरी खुशियाँ, पिताजी की सेहत सब दांव पे लगी है। तू जा, मैं वापस जरूर आऊंगा। और तब तक मैं कैसे संभालूंगी पिताजी को? उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। खामखा सोच सोच कर खुद को परेशान करेंगे। कह देना कि बिरजू भैया शहर चले गए काम करने के लिए। भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। एक बेटा चाहकर भी अपने पिता के पास नहीं जा पा रहा है, सिर्फ चंद पैसों और परिवार के भलाई के लिए। रो मत बहना, उम्मीद मत हार, सब ठीक होगा। मेरे बाद तुझे ही तो पिताजी की देखरेख करनी है। अब तू जा। कजरी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक पूरा महीना बीतता है। बिरजू खेत में ही काम करता और वहीं सो जाता। एक महीने बाद खेत में कुछ फसल उगती है और वो खुश होकर जमींदार को बताने जाता है। मालिक, मालिक, खेत में फसल उगनी शुरू हो गई है। तो इसमें इतना गला फाड़ने वाली क्या बात है? खेत है तो फसल तो होगी ही। खेत बंजर हो चुकी थी,
पर देखिए, मैंने दिन रात मेहनत कर करके वापस से जमीन को उपजाऊ बना दी। अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? बस कुछ घंटे के लिए ही जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अभी तो फसल होना शुरू ही हुई है। इस समय तुझे पूरा ध्यान खेत पे देना चाहिए, और तू है कि घर जाने की बात कर रहा है। 1 महीने से मैं अपने घर नहीं गया, अपनों का चेहरा नहीं देखा। बहुत याद आती है उनकी। बस कुछ घंटों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, तू जाना चाहता है तो जा, पर याद रखना, अब तक तूने जितना काम किया है उसका एक भी पैसा नहीं दूंगा। अगर तूने मेरी बात टाली तो। ऐसा मत करिएगा, वो पैसा मैं अपनों के लिए जोड़ रहा हूँ। उनकी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक खेत में फसल पूरी तरह से नहीं हो जाती। मैं खेत में ही रहूंगा। दोनों बातें कर रहे होते हैं, इतने में कमरे से एक औरत की दर्द भरी आवाज आती है। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। मालिक, कमरे से किसी की आवाज आ रही है। कोई बड़ी तकलीफ में लग रहा है। मेरी पत्नी है, एक हादसे ने उसे काफी तोड़ दिया। तब से वो सदमे में रहती है और खुद में ही बड़बड़ाती रहती है। कैसा हादसा? उंगली पकड़ रहा हूँ तो सीधा सर पे चढ़ेगा क्या? मेरे निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला। इतना बोलकर जमींदार बिरजू को घर से जाने को कहता है। उसके जाते ही जमींदार घबराता चेहरा लिए अपनी पत्नी के पास कमरे में जाता है। अरे भाग्यवान, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, ऐसे बार बार उस हादसे का जिक्र मत किया करो। लोगों को पता चला तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग हंसेंगे मुझ पर। आपको तो बस अपने नाम और शोहरत की पड़ी है। आपने कभी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की? जब देखो तब समाज की चिंता, दुनियादारी की फिक्र। आपको पता भी है इस माँ के दिल पर हर पल अपने बच्चे को देखने के लिए तड़पता है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। हमें मृत बेटा पैदा हुआ था। भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफी की। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हुआ था। कमजोरी के कारण मैं कुछ क्षण बेहोश हुई। किसी ने मेरी बच्चे की जगह मृत बच्चा पालने में रख दिया था। ये तुम्हारा भ्रम है भाग्यवान। सच्चाई को स्वीकार लो। जितनी देर लगेगी तकलीफ उतनी ही बढ़ेगी। एक माँ का दिल कह रहा है ना कि उसका बच्चा सही सलामत है। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। मुझे मेरे ईश्वर पे पूरा यकीन है, वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेगा। इतना बोलकर जमींदार की पत्नी सो जाती है। रात होती है। बिरजू खेत में आराम कर रहा था। तभी रामू वहाँ धीमी कदमों से आता। मेरी रातों की नींद हराम करके खुद घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं तेरी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। तूने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं तुझसे वो सब वापस लूंगा। रामू फसल बर्बाद करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। तभी बिरजू की नींद टूट जाती है। रामू, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने आया था। ये क्या, तुम्हारे हाथ में फसल बर्बाद करने वाली दवाई क्या कर रही है? इसका मतलब तुम मेरी मेहनत पे पानी फेरने आए हो। पर क्यों? तुम तो मेरे मित्र हो ना। कोई मित्र वित्र नहीं हूँ मैं तेरा। तू मेरा दुश्मन है, दुश्मन। तूने मेरे पिता को मुझसे छीना, मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया। परिवार रहते हुए भी मैं अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही के कजरी का असली भाई मैं हूँ। पिताजी मेरे पिता है, तेरे नहीं। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये सब झूठ है ना? देखो, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कह दो कि ये सब तुम बस गुस्से में कह रहे हो। यही सच है। मुझे पालने वाली दाई माँ ने मुझे बताया था ये, लेकिन मेरी फूटी किस्मत तो देखो। दाई माँ भी बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। जब भी मैं प्यार पाने की उम्मीद लेकर पिताजी के पास जाना चाहता था, तू सामने आ जाता था। मेरे हिस्से का प्यार तुझे मिलता था। मैं उनका असली बेटा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं मानता। जाकर पूछ उन्हीं से, देख लेना मेरी बातें सच निकलेंगी। तूने एक बेटे से उसके पिता को छीना है बिरजू। तू भी रोएगा, मेरी तरह परिवार के लिए तड़पेगा।
ये सुनते ही बिरजू घर जाने के लिए दौड़ पड़ता है। घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती है। पिता बाहर बैठे थे। पिताजी, बेटा आखिरकार तू आ ही गया। हमें अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? अब कहीं मत जाना। नहीं चाहिए हमें ऐशो आराम की जिंदगी। हम ऐसे ही खुश है। पिताजी सच बताइएगा, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ क्या? क्या आप अब तक मुझसे झूठ कहते आ रहे थे? ये सब तुझसे किसने कहा? इसका मतलब रामू सही था। मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। वो रामू आपका खोया हुआ बेटा है। क्या रामू मेरा बेटा है? मेरा बेटा जिसे दाई माँ चुरा कर ले गई थी, वो मेरे सामने ही था, पर मैं उसे पहचान न सका। कैसा निकम्मा बाप हूँ मैं। आपने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया? अब तक मैं किसी और की जिंदगी जी रहा था। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने उस बेचारे से उसका परिवार छीन लिया। इसलिए रामू भैया पैसे और दवाइयाँ लेकर आया करते थे। उन्हें पिताजी और मेरी इतनी फिक्र होती थी, क्योंकि वो मेरे भाई है, पिताजी के बड़े बेटे हैं। एक पल में मुझे अब पराया सा लगने लगा है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। रामू की किस्मत, उसका नसीब, उसे वापस सौंप दूंगा। वो धनी भी है, आप दोनों को अच्छी जिंदगी देगा। ऐसा मत बोल बेटा। तू भले ही मेरा सगा बेटा नहीं है, पर मैंने तुझे अपने बेटे से बढ़कर समझा है। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा? हमें छोड़ने का मत सोच। आप मेरे भैया थे और हमेशा रहेंगे। इतने वर्षों का नाता आप एक पल में ही तोड़ देंगे क्या? मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। असल में तो मैं अनाथ हूँ, रामू नहीं। मैंने उसकी किस्मत जी और वो मेरा नसीब जीता रहा। अब जिसका जो भाग्य है उसे वही मिलेगा। वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं उसके साथ एक छत के नीचे रहकर उसे तड़पते नहीं देख सकता। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। एक हफ्ते बीतते हैं। कजरी और पिताजी बिरजू को ढूंढते रहते हैं। एक रात बिरजू जमींदार के घर की दहलीज पे सोया हुआ था। बेटा, बेटा यहाँ क्यों सो रहा है? चल घर चलते हैं। वो मेरा घर नहीं है, रामू का है। रामू भैया अभी आपसे नाराज है, पर वो जल्दी समझ जाएंगे। आप हट करना छोड़िए, हम आपको लेने आए हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चल ना बेटा, कब तक अपने बूढ़े बाप से गुस्सा रहेगा? मैं तुझे सच बता देता तो क्या तू पूरे हक से मुझे अपना बाप मान पाता? शोर शराबा सुनकर जमींदार बाहर निकलता है। इतनी रात गए कौन शोर मचा रहा है? मेरी नींद खराब कर दी। छोटे तू, बड़े भैया आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। भैया, आप घर छोड़कर क्यों चले गए थे? पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बिरजू आपका बेटा है क्या? मुझे माफ करना। अगर मुझे ये पता होता तो मैं उसे कभी तंग नहीं करता। तू इस गांव में क्या कर रहा है? और तेरी पत्नी कैसी है? आप सब बाहर क्यों खड़े हो? घर के भीतर आइए, मैं सब विस्तार से बताता हूँ। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। दरअसल भैया, ममता को बच्चे का गहरा सदमा लगा था। अपने गांव में ये सदमा भुला नहीं पा रही थी, इसलिए हमने घर बदल लिए। बिरजू, जब दाई माँ रामू को लेकर भागी थी तब मैं उसकी खोज में निकला था। मुझे रामू तो नहीं मिला, पर तू मिल गया था, इसलिए मैं तुझे और कजरी को लेकर यही बस गया था। अच्छा, इसलिए आप घर नहीं लौटे थे? सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी जमींदार की पत्नी भागती हुई वहाँ आती है। बिरजू, मेरा बेटा है ये। भाग्यवान, तुम्हें फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। कमरे में जाकर आराम करो। मुझे दौरा नहीं पड़ रहा। बिरजू के हाथ पे ये जन्म का निशान है। मेरे बच्चे के हाथ पे भी यही निशान था। इसका मतलब संजोग से मैं अब तक अपने खुद के भाई के बेटे को पाल रहा हूँ। लगता है अस्पताल के कुछ लालची कर्मचारियों ने पैसों के लिए बिरजू को बेच दिया था, पर ऊपर वाले का खेल तो देखिए, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया।
बेटा तू अनाथ नहीं है, तू हमारा इकलौता बेटा है। भैया, आपने जाने अनजाने मेरे बेटे को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। आपका दिल से शुक्रिया। एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया और दोनों भाई खुशी खुशी साथ रहकर जमींदारी संभालने लगे। अब सभी साथ रह रहे थे। बिरजू, रामू और कजरी आंगन में थे। तब रामू कहता, बिरजू, मुझे माफ कर देना। मैंने बिना गलती के तुम्हें सजा दी। खेतों को शुरू से मैं ही बर्बाद करता आ रहा था ताकि तुझे काम से निकाल दिया जाए। और तो और उस दिन जमींदार काका से मैंने जानबूझकर जुबान लड़ाई थी। कोई बात नहीं रामू, इतने वर्षों का दर्द छिपा था तुम्हारे दिल में। ऐसी हालत में लोग अक्सर भटक जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास दो भाई है और भरा पूरा परिवार भी है। अब मुझे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं। भगवान ने बड़ी अनोखी लीला रची, पर अंत में सब ठीक कर दिया। कजरी, अब तेरे ये दोनों भाई तेरी शादी बड़े आलीशान तरीके से करेंगे। मुझे अनाथ होने की शिकायत थी भगवान से, पर अब वो शिकायत भी दूर हो गई। अब तो कजरी तू देख, हम दोनों भाई कैसे तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। रामू और बिरजू के बीच वापस दोस्ती हो जाती है। जमींदार का घमंड टूट जाता है और पहाड़ों वाली झोपड़ी से बिरजू को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब बिरजू एक एक करके सभी का कर्ज चुकाता है और जमींदारी में अपने बड़ों का हाथ बटाने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।